हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस क्लास में हम करेंगे जो सेकंड पेपर है इवैल्यूएशन पेपर हिंदी कंपलसरी का, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए जल्दी से करते हैं शुरू और फटाफट से देख लेते हैं क्या आंसर है इसके। तो सबसे पहले दिया हुआ एक अपठित गद्यांश, इसको पढ़ते हैं ध्यान से और उसके बाद प्रश्नों का उत्तर देते हैं। लेकिन इस गद्यांश को पढ़ने से पहले, जैसा कि परीक्षा में आपको भी अब तक तो अनुभव हो गया होगा, मैंने कई बार आपको बताया, एक बार हल्का सा पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने आप को बहुत आधुनिक मानने वाले भारतीय की विशेषता है कि वह क्या है। ठीक है, प्रश्न पैसेज अपन पढ़ेंगे तो प्रश्न का आंसर देख लेंगे। दूसरा है, विश्वासों और मान्यताओं के घालमेल का तात्पर्य है एक ही व्यक्ति का क्या होना। उसके बाद में आगे लिखा हुआ है कि भारत के लिए गौरव की बात है क्या, और फिर है निश्चल शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, प्रयुक्त संधि का सही नाम बताइए। और अगला है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। और अगला प्रश्न है, निश्चल पारिवारिक स्नेह पड़ोसियों का आत्मीय व्यवहार जो है दिखाई देता है, कहाँ पर दिखाई देता है। तो आइए करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। पहला, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, भारत की एक विशेषता है जो दूसरे देशों में नहीं पाई जाती, वह है उसका अनेक रूपी होना। देखिए, गद्यांश का उचित शीर्षक पूछा गया है तो यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, लिखा हुआ है सीधा अनेक रूपी होना। अगला आगे लाइन लिखी हुई है, यहाँ एक ही आदमी एक साथ कई तरह की चीज़ों में विश्वास करता है। उदाहरण के रूप में यहाँ आदमी बीमार पड़ने पर होम्योपैथी का इलाज भी करवाता है, जुकाम में एलोपैथी और आवश्यकता पड़ने पर आयुर्वेदिक और यूनानी नुस्खे भी आजमा लेता है। एक भारतीय जो अपने आप को बहुत आधुनिक मानता है, वह कभी कभी परेशानी की दशा में निसंकोच भाव से टोना टोटका भी करवा लेता है और लगे हाथ ज्योतिषी को भी दिखा लेता है। हम देखते हैं कि लोग बड़े श्रद्धा भाव से मजार पर माथा टेकते हैं और शिव की प्रतिमा के सामने भी सिर झुका लेते हैं। एक ही व्यक्ति एक साथ घोर पुरातन पंथी भी हो सकता है और अत्याधुनिक भी। विश्वासों और मान्यताओं का घालमेल भारतीयता का विशिष्ट बुनियादी तत्व है। ये सारे प्रश्नों के आंसर इसी में से मिल रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए गर्व की बात है यह है कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां अपनेपन के संबंध अभी पूरी तरह पैसों के संबंधों में परिवर्तित नहीं हो पाए हैं। निश्चल पारिवारिक स्नेह पड़ोसियों का आत्मीय व्यवहार भारत में ही दिखाई देता है। तो आइए देखते हैं, प्रश्न पहला लिखा हुआ है कि अपने आप को बहुत आधुनिक मानने वाला भारतीय की विशेषता है कि वह पुरातनपंथी भी है और अत्याधुनिक भी। ऑप्शन ब है आधुनिक सभ्यता में विश्वास करता है। ऑप्शन स है नई जीवन शैली को अपनाता है। ऑप्शन द है भावनात्मक संबंधों को महत्वहीन मानता है। तो इसका सही आंसर रहेगा अ, पुरातनपंथी भी है और अत्याधुनिक भी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि घोर पुरातनपंथी भी हो सकता है और अत्याधुनिक भी। तो भारतीय व्यक्ति एक ही साथ दोनों हो सकता है, तो पहले का आंसर रहेगा अ। दूसरा लिखा हुआ है कि विश्वासों और मान्यताओं के घालमेल का तात्पर्य है एक ही व्यक्ति का आस्तिक भी होना और नास्तिक भी होना, अत्याधुनिक भी होना और पुरातनपंथी भी होना, हिंसावादी भी होना और अहिंसावादी भी होना, विविधतापूर्ण दृष्टिकोण होना। तो इसका सही आंसर है विश्वास और मान्यताओं के घालमेल का तात्पर्य है कि व्यक्ति अत्याधुनिक भी है और पुरातनपंथी भी है। दोनों चीज़ें एक साथ यहाँ पर दिखाई देती हैं कि एक ही है ना। देखा, विश्वासों और मान्यताओं का घालमेल भारतीयता की विशिष्ट बुनियादी तत्व है। तो ये व्यक्ति जो है वो यहाँ पर देखो लिखा होगा पुरातनपंथी और अत्याधुनिक दोनों हो सकता है, अत्याधुनिक और पुरातनपंथी दोनों होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के लिए गौरव की बात है आर्थिक रूप से प्रगति करना, कई शताब्दियों का जीवन साथ जीना, अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धति, या फिर परिवार और पड़ोसी में अपनेपन का संबंध। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन द, परिवार और पड़ोसी में अपनेपन का संबंध जो है वो भारतीय के लिए गौरव की बात है। नेक्स्ट अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निश्चल शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, प्रयुक्त संधि का सही नाम बताइए। तो यहाँ पर है व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि। तो यहाँ पर देखिए नि धन छल और नी के साथ यहाँ पे विसर्ग लगेगा, तो ये विसर्ग संधि है। ऑप्शन स राइट है इसका। अगला प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक है भारतवर्ष, भारतीयता, अनेक रूपी होना, या फिर भारत की विशेषता अनेकता में एकता। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन स, अनेक रूपी होना। ठीक है, अनेक रूपी होना। मैंने कहा था पहले जो पहली लाइन होती है गद्यांश की उसमें आपको मिलेगा। तो स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है कि भारत की एक विशेषता है जो दूसरे देशों में नहीं पाई जाती, वह है उसका अनेक रूपी होना। तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका जवाब है अनेक रूपी होना। अगला प्रश्न है, निश्चल पारिवारिक स्नेह
पड़ोसियों का आत्मीय व्यवहार दिखाई देता है अमेरिका में, इंग्लैंड में, भारत में या चीन में? तो इसका सही जवाब है भारत में दिखाई देता है। तो ये हमने किया अपठित गद्यांश और अब हम करेंगे आगे एक अपठित पद्यांश। पढ़ता हूं मैं सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से फटाफट से। लिखा है कवि का आराध्य और देवालय क्या है? दूसरा प्रश्न है हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, पंक्ति का भावार्थ क्या है? नेक्स्ट है कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार, पद्यांश का अंतिम पंक्ति किस आर्य वचन की पुष्टि करती है? और नेक्स्ट है मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए, रेखांकित अंश में नीत अलंकार कौन सा है? और अगला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। और अंतिम प्रश्न है कवि संसार को क्या सिखाना चाहता है? आइए पढ़ते हैं यहाँ पर पद्यांश। लिखा है मैं न बंदा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में, मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में, मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का एक गुलाम है, मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है, मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ, मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है, कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है, मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए, मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं हित जग हित जीने के लिए, मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को, हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई सूल भी, सुख न तुम्हारा सुख केवल जग में भी उसका भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। आइए करते हैं प्रश्न। पहला लिखा हुआ है कवि का आराध्य और देवालय क्या है? महादेव और मंदिर, अल्लाह और मस्जिद, घर मानव और घर, या फिर ईसा और चर्च? तो इसका सही जवाब रहेगा मानव और घर। अगला प्रश्न है हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, पंक्ति का भावार्थ क्या है? तो यहाँ पर प्रश्न जो है लिखा हुआ है कि तुम्हारे हंसने के साथ धूल भी हंसे, जहाँ धूल उड़ रही हो वहाँ हंसना चाहिए, प्रसन्न अपनी प्रसन्नता खुशी में दलित वर्ग का भी साथ है और दलित धूल तुम्हारे साथ ही हंसती हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन स, अपनी प्रसन्नता खुशी में दलित वर्ग का भी साथ हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन स। नेक्स्ट प्रश्न है कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, पद्यांश का अंतिम पंक्ति किस आर्य वचन की पुष्टि करती है? तो कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, मतलब संपूर्ण संसार को अपना घर मानने का जो भारतीय भाव है वो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना। वसुधैव है ना, देखो जहाँ पे लिखा हो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो ये बात नहीं है, आप भला तो जग भला ये भी नहीं है, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति ये भी नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरा घर सारा संसार मतलब वसुधैव कुटुंबकम। अगला प्रश्न है मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए, तो रेखांकित अंश में निहित अलंकार कौन सा है? विषमता का विष, तो यहाँ पर है ना अनुप्रास अलंकार है, विष और स शब्द की आवृत्ति हो रही है, वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। तो शीर्षक चुनना है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसान का प्यार, जीने दो संसार को, मानवता पर गर्व, या फिर मनुष्यता। तो सही आंसर रहेगा मनुष्यता। ठीक है, मनुष्यता जो है, मानवता मनुष्यता, ये जो है इसका सही आंसर रहेगा, इसका उपयुक्त शीर्षक रहेगा। और अंतिम प्रश्न है पद्यांश का कवि संसार को क्या सिखाना चाहता है? पैसा कमाना, ऑप्शन 2 है धन कमाना, ऑप्शन 3 है स्वास्थ्य लाभ, और ऑप्शन 2 है जियो और जीने दो। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 2 जियो और जीने दो का भाव कवि यहाँ पर संसार को सिखाना चाहता है। आगे लिखे हुए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है रिक्त स्थान, भाषा परिवर्तनशील होती है जबकि लिखित रूप में भाषा स्थिर होती है। तो कौन सी भाषा परिवर्तनशील होती है? मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। याद रखिएगा, प्रश्न अगर आता है कि भाषा के कितने रूप हैं लिखिए, तो लिखना है भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। तो जो मौखिक भाषा होती है वो परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित भाषा स्थिर होती है। दूसरा प्रश्न है विश्व की प्रत्येक भाषा की अपनी होती है, क्या होती है? अपनी लिपि होती है। जितनी भाषा हैं सभी भाषाओं की
अपनी अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत की लिपि देवनागरी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। तो इस तरीके से सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्रवाद की सम्यक सफलता के लिए विरोधी पक्ष का होना एक अनिवार्य शर्त है। वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति मतलब वाक्य को पढ़ते ही अगर उसका सीधा सीधा अर्थ निकलता हो तो उसमें अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो यहाँ पर सही अर्थ रहेगा, सही अर्थ है अभिधा शब्द शक्ति। नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है कि संदर्भ, व्यक्ति और स्थिति के अनुसार शब्द का कल्पना आधारित अर्थ निकले तथा जो अभिधेय अर्थ और लक्ष्यार्थ से परे हो वहाँ पर शब्द शक्ति कौन सी होती है? तो वो तीसरी शब्द शक्ति है जिसे हम कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है ना। अभिधा और लक्षणा के अलावा जो तीसरा अर्थ निकलता है वो होती है व्यंजना शब्द शक्ति। तो ये हमने किया इसका सॉल्यूशन, और बाकी जो 2 इवैल्यूएशन पेपर बचे हैं उसका भी सॉल्यूशन आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।